नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महर्षि गौतम शिक्षण संस्थान के YouTube चैनल पर। मैं हूं प्रदीप चौहान और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 11th और 12th विषय जीव विज्ञान। चैप्टर नंबर 11th क्लास का है ये 14 और 12th क्लास में ये चैप्टर नंबर है 11। नाम है चैप्टर का पादपों में श्वसन। इस चैप्टर में हमने जो शुरुआती जो टॉपिक थे उनके बारे में अध्ययन कर लिया, जैसे ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स चक्र है। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर में वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS या इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। समझते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र जो है इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा जाता है ETS। ठीक है, इनके बारे में समझते हैं। तो हमने इनसे पहले जो है ग्लाइकोलाइसिस के बारे में समझा था और ग्लाइकोलाइसिस के साथ साथ में हमने पढ़ा था क्रेब्स चक्र। क्या पढ़ा था? क्रेब्स चक्र। और ये जो ग्लाइकोलाइसिस और जो क्रेब्स चक्र होते हैं इनमें जैसे NADH2 बनता है, ठीक है, इसके साथ साथ में जैसे FADH2 बनते हैं। तो ये ऊर्जा अणु होते हैं। कौन से अणु होते हैं? ये ऊर्जा अणु कहलाते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र में ऊर्जा अणु बनते हैं जैसे NADH2 और FADH2। और जब ये ऊर्जा अणु ऑक्सीकृत होते हैं, क्या होते हैं? ये ऑक्सीकृत होते हैं। तो ऑक्सीकृत होकर ये ऊर्जा अणु क्या होकर के ऑक्सीकृत होकर के क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र में ऊर्जा अणु जैसे NADH2 और FADH2 बनते हैं। जब ये ऊर्जा अणु NADH2 और FADH2 ऑक्सीकृत होते हैं तो इनके ऑक्सीकृत होने से क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीकृत होते हैं NADH2 और FADH2 इसको समझा जाता है किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉन के आधार पर। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर इस प्रक्रिया को समझाया जाता है। ठीक है ना, किसके आधार पर समझाया जाता है? इलेक्ट्रॉन के आधार पर इस प्रक्रिया को क्या किया जाता है? समझाया जाता है। अब कैसे समझाया जाता है ये आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन को अगर ग्रहण किया जाए तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना तो कहलाता है अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन को त्यागना, इलेक्ट्रॉन को क्या करना? त्यागना। और इलेक्ट्रॉन को त्यागना कहलाता है उपचयन। क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। अब ये जो क्रिया संपन्न होती है, ये क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली पाई जाती है, कौन सी झिल्ली पाई जाती है? आंतरिक झिल्ली। उस झिल्ली में उपस्थित होते हैं एंजाइम। क्या उपस्थित होते हैं? एंजाइम उपस्थित होते हैं। और एंजाइम के साथ साथ में उसमें पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन वाहक। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन वाहक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन वाहक पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में श्वसन के लिए आवश्यक, किसके लिए आवश्यक? श्वसन के लिए आवश्यक, ठीक है, क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। और एंजाइम के अलावा क्या उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन वाहक उपस्थित होते हैं। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन वाहकों के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉन ग्राही से दूसरे इलेक्ट्रॉन ग्राही में क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वाहक के माध्यम से, इलेक्ट्रॉन वाहक के माध्यम से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ग्राही से, एक इलेक्ट्रॉन ग्राही से दूसरे, एक इलेक्ट्रॉन ग्राही से दूसरे इलेक्ट्रॉन ग्राही में क्या होते हैं? स्थानांतरित। ठीक है, स्थानांतरित होते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। तो हमने क्या पढ़ा?
कि ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र में ऊर्जा अणु जैसे NADH2 और FADH2 का निर्माण होता है। जब ये NADH2 और FADH2 ऑक्सीकृत होते हैं तो ये ऑक्सीकृत होकर के क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब इस प्रक्रिया को जो है किसके आधार पर समझा जाता है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर समझा जाता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन को त्यागना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। अब ये जो प्रक्रिया जो होती है ये किसके अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में श्वसन के लिए आवश्यक सभी एंजाइम पाए जाते हैं, साथ साथ में इलेक्ट्रॉन वाहक भी पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन वाहक क्या, इन इलेक्ट्रॉन वाहकों के माध्यम से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्राही से दूसरे इलेक्ट्रॉन ग्राही में क्या होते रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं, और इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, ETS कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र को समझाने के लिए हम एक चित्र बनाते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में कुल 5 संकुल पाए जाते हैं। वो 5 संकुल कौन कौन से हैं उनके बारे में समझते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र को समझाने के लिए एक डायग्राम बनाया जाता है। उस डायग्राम के द्वारा हम जो है इस इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो मैं लाइनें बना रहा हूँ, इन लाइनों को समझ लीजिएगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली है, ठीक है ना। तो ये समझ लिया जाए कि ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली। तो माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी झिल्ली है, ये आंतरिक झिल्ली। अब माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली और बाह्य झिल्ली के बीच में क्या पाया जाता है, पराझिल्लीय अवकाश पाया जाता है या अंतराझिल्लीय अवकाश पाया जाता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं अंतराझिल्लीय अवकाश, ठीक है। और आंतरिक झिल्ली के अंदर की तरफ माइटोकॉन्ड्रिया में क्या भरा होता है, मैट्रिक्स भरा होता है, यानी कि आद्यात्री उपस्थित होता है। तो ये हो गया मैट्रिक्स। अब संकुल जो पाए जाते हैं वो संकुल कौन कौन से हैं, इसमें टोटल जो संकुल पाए जाते हैं, ठीक है ना, संकुल जो पाए जाते हैं, कुल संकुल होते हैं 5। कुल जो संकुल पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं, 5 पाए जाते हैं। अब प्रथम संकुल जो होता है, कौन सा संकुल, प्रथम संकुल। प्रथम संकुल जो है उस प्रथम संकुल को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है NADH, यूबिक्विनॉन, यूबिक्विनॉन ऑक्सीडो रिडक्टेज। और इसमें पाए जाने वाले जो अवयव हैं वो कौन से हैं, FMNFES, ये इसमें अवयव पाए जाते हैं। फिर द्वितीयक संकुल जो होता है, ठीक है, उस द्वितीयक संकुल को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सक्सेनिक, सक्सेनिक यूबिक्विनॉन ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है। और इसमें पाया जाता है FADFES अवयव, ठीक है। फिर उसके बाद में तीसरा संकुल, तृतीय संकुल। तृतीय संकुल जो है इसमें जो अवयव पाए जाते हैं उन अवयवों को कहा जाता है साइटोक्रोम, उनको कहा जाएगा साइटोक्रोम बी। ये आ गया इसमें साइटोक्रोम बी व साइटोक्रोम C1। फिर इसके बाद में चौथा संकुल जो आता है, चौथे संकुल में पाया जाता है साइटोक्रोम A व साइटोक्रोम A3। साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 अवयव पाए जाते हैं। पांचवा जो संकुल होता है उस पांचवें संकुल में F0 F1 अवयव पाए जाते हैं तथा ATP सिंथेटेज क्या पाया जाता है, ATP सिंथेटेज अवयव पाया जाता है। तो इस तरह से टोटल जो है कितने संकुल हो गए, 5 संकुल हो गए। अब इस चित्र के द्वारा समझते हैं।
यहाँ पर ये पहला संकुल और इस पहले संकुल को FAD, फिर यहाँ पर है द्वितीय संकुल, पहले में आ जाएगा FMN और दूसरा जो संकुल है उसमें आ जाएगा FAD। फिर यहाँ पर एक आएगा UB क्विनॉन पूल जिसको UB के नाम से लिखा जाएगा। फिर तृतीय संकुल आता है और तृतीय संकुल में पाया जाता है साइटोक्रोम B, इसमें आ जाएगा साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1। उसके बाद में जो आंतरिक झिल्ली होती है उसकी बाहरी सतह पर यहाँ पर गतिशील प्रोटीन पाए जाते हैं जिसको साइटोक्रोम C कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? साइटोक्रोम C कहा जाता है। तो ये गतिशील प्रोटीन हो गए साइटोक्रोम C। और उसके बाद में यहाँ पर साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। फिर अंतिम जो संकुल होगा ठीक है, इसमें यहाँ पर उपस्थित होगा ATPase या ATP सिंथेटेज। ठीक है, ये F0 और ये हो जाएगा F1। अब समझेगा इसको। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में हम क्या देखते हैं? NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर NADH2 से निर्माण होता है NADH का। किसका निर्माण हुआ? NADH का। तो पहला संकुल जो होता है उस पहले संकुल में NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में NADH2 जो है ये ऑक्सीकृत होकर के क्या बनाएगा? NADH2। अब यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है वो तो ग्रहण कर लिया जाता है इलेक्ट्रॉन ग्राही FMN के द्वारा, और साथ में प्रोटॉन बनते हैं। वो प्रोटॉन जो होते हैं ये स्थानांतरित कर दिए जाते हैं किसमें? अंतराजिल्ली अवकाश में। किसमें स्थानांतरित कर दिए गए? अंतराजिल्ली अवकाश में स्थानांतरित कर दिए गए। फिर यहाँ पर जो द्वितीयक संकुल होता है, द्वितीयक संकुल में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर सक्सिनिक अम्ल से बनता है फ्यूमेरिक अम्ल। ठीक है ना, यहाँ पर जो सक्सिनिक अम्ल जो होता है, इस सक्सिनिक अम्ल से निर्माण होता है किसका? फ्यूमेरिक अम्ल का निर्माण होता है, और इसी के साथ में बनता है FADH2। क्या बनता है? FADH2। जब ये FADH2 ऑक्सीकृत होगा तो FADH2 जब ऑक्सीकृत होगा तो इसके ऑक्सीकृत होते ही बनते हैं इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन FAD के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं द्वितीय संकुल में, और साथ में जो प्रोटॉन बनते हैं उन प्रोटॉन्स को भेज दिया जाता है कहाँ पर? अंतराजिल्लीय अवकाश में भेज दिया जाता है। फिर FMN और FAD, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं UB क्विनॉन को। किसको? UB क्विनॉन। अब ये जो UB क्विनॉन जब अपचयित हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, तब इसको UB क्विनॉल कहते हैं। तो ये UB क्विनॉन से बदल जाएगा अपचयित होने के बाद में UB क्विनॉल। ठीक है, फिर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1 यानी कि तीसरे संकुल को क्या कर दिए जाते हैं? स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है साइटोक्रोम B। फिर उसके बाद में साइटोक्रोम C में, साइटोक्रोम C से जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, C1 से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली की बाहरी सतह पर उपस्थित जो गतिशील प्रोटीन यानी चालक प्रोटीन जो होते हैं उनको स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए साइटोक्रोम C को, जो कि गतिशील प्रोटीन होते हैं। इनका काम क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको तृतीय संकुल से किसमें? चतुर्थ संकुल में क्या करना? स्थानांतरित करना। तो अब ये चतुर्थ संकुल में स्थानांतरित कर दिए गए इलेक्ट्रॉन। फिर साइटोक्रोम A से होते हुए ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं किसमें? साइटोक्रोम A3 में। अब इसके बाद में आगे की प्रक्रिया में क्या होता है कि ये साफ कर लेता हूं मैं, ये ध्यान रखिएगा। संकुल नंबर जो है पहला है जिसको NADH UB क्विनॉन ऑक्सीडो रिडक्टेज कहा जाता है। इसके अवयव जो है वो FMN और FES है।
संकुल 2 जो है उसमें सक्सेनिक यूबिक क्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज कहा जाता है, जिसमें अवयव FAD-FES होता है। तीसरा संकुल जो है उसमें साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1 पाया जाता है। चौथा संकुल जो है साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3, और पांचवा संकुल जो है F0 F1 और उसमें एंजाइम होता है ATP सिंथेटेज। ठीक है, आप देखो आगे समझने के लिए ये मैं रफ कर रहा हूं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो संकुल नंबर 4 है उसमें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर दिए गए, पहले साइटोक्रोम A में, साइटोक्रोम A से आ जाएगा किसमें, साइटोक्रोम A3 में। अब साइटोक्रोम A3 से जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्थानांतरित कर दिया जाता है किसमें, मैट्रिक्स भाग में। अब मैट्रिक्स भाग में यहाँ पर सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही जिसको कहा जाता है ऑक्सीजन, क्या कहा जाता है उसको, ऑक्सीजन कहा जाता है। ये सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है ऑक्सीजन। ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो ध्यान दीजिएगा कि ETS में सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है, वो है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहाँ पर है, मैट्रिक्स में। तो ये ऑक्सीजन जो है इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगी, ग्रहण कर लेगी। और ग्रहण करने के बाद में यहाँ पर आप क्या देखोगे, निर्माण होता है किसका, H2O का। किसका निर्माण होगा, H2O का निर्माण हो जाएगा। अब आप देखिएगा कि ये प्रोटॉन जो कि अंतराजिलीय अवकाश में उपस्थित होते हैं, ये प्रोटॉन जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली को भेद करके मैट्रिक्स भाग में नहीं आ पाते हैं। तब ये प्रोटॉन जो होते हैं, ठीक है ना, प्रोटॉन प्रवणता बल के द्वारा जो है इनमें चालन होता है और ये प्रवेश कर जाते हैं 5वें संकुल के F0 में। ये F0 जो होता है एक मार्ग की तरह कार्य करता है, प्रोटॉन मार्ग की तरह। F0 से होते हुए ये प्रोटॉन हो जाते हैं F1 में, और F1 में जो है ATPase या ATP सिंथेटेज एंजाइम होता है। और हम क्या देखते हैं कि ATPase यानी ATP सिंथेटेज एंजाइम जो ये सक्रिय हो जाता है, और इसके सक्रिय होते ही ADP से निर्माण होता है किसका, ATP का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ADP से ये ATP का जो निर्माण होता है ये किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और इसे कहा जाता है ऑक्सीकीय फॉस्फोरिलीकरण। क्या कहा जाता है इसको, इसको कहा जाता है ऑक्सीकीय फॉस्फोरिलीकरण कहा जाता है। और इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को समझाया जाता है। फिर से एक बार आप समझिएगा, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के बारे में, जिसको ETS या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, अब हमने इसमें इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के बारे में जो समझा, उसमें हमने क्या देखा कि जो ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया हमने पढ़ी थी इससे पहले, और ग्लाइकोलाइसिस के साथ साथ में हमने पढ़ा था इससे पहले किसके बारे में, क्रेब्स साइकिल के बारे में। तो ग्लाइकोलाइसिस और जो क्रेब्स चक्र जो होता है उसमें बनते हैं ऊर्जा अणु, और ऊर्जा अणु जो होते हैं जैसे कि NADH2, और NADH2 के साथ साथ में बनता है जैसे FADH2। ठीक है, और NADH2 और FADH2 जब ये ऑक्सीकृत होते हैं तो ऑक्सीकृत होकर के ही हमें क्या प्रदान करते हैं, ये प्रदान करते हैं क्या, ऊर्जा। और ये जो प्रक्रिया होती है वो किसके आधार पर समझाई जाती है, ये प्रक्रिया समझाई जाती है इलेक्ट्रॉन के आधार पर। इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन को जब त्यागा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का जो त्यागना होता है, ये त्यागना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। अब ये जो सारी प्रक्रिया जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी झिल्ली में होती है, आंतरिक झिल्ली में। क्योंकि जो श्वसन के लिए सभी एंजाइम जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, आंतरिक झिल्ली में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन वाहक भी किस में उपस्थित होते हैं, आंतरिक झिल्ली में ही उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो अब जो इलेक्ट्रॉन वाहक जो होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन वाहक की माध्यम से, इलेक्ट्रॉन वाहक के माध्यम से ही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन ग्राही से दूसरे इलेक्ट्रॉन ग्राही में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। और इस प्रक्रिया को ही इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहा जाता है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली, इसमें कुल पाए जाते हैं 5 संकुल। सबसे पहला जो संकुल है उसका नाम मैंने बताया था NADH यूबिक क्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज, और उसमें पाए जाने वाले जो अवयव है FMN और FES। फिर दूसरा संकुल जो होता है उसको कहा जाता है सक्सिनिक यूबिक क्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज, और उसमें जो अवयव पाए जाते हैं वो FAD FES। तीसरा जो संकुल होता है उसमें पाए जाने वाले अवयव है साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1। चौथा जो संकुल होता है उसमें पाए जाने वाले अवयव साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। पांचवा संकुल जो है उसमें F0 F1 और ATP सिंथेटेज। ठीक है, अब आप इस चित्र के सहायता से इलेक्ट्रॉन के परिवहन को आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, NADH डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में NADH2
ऑक्सीकृत होता है, NADH का निर्माण होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर मुक्त हुआ और ये इलेक्ट्रॉन जो मुक्त हो रहा है वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ग्राही FMN ने क्या कर लिया, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड ने इसको क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। जो प्रोटॉन बना वो कहाँ चला गया, अंतर्झिल्ली अवकाश में। फिर द्वितीय संकुल में हम क्या देखते हैं कि जब सक्सिनिक अम्ल से फ्यूमेरिक अम्ल बनता है तब क्या बनेगा, FADH2, और ये FADH2 जब ऑक्सीकृत होगा तो क्या मुक्त होगा, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन द्वितीय संकुल में FAD द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और जो प्रोटॉन बनता है वो किस में चला जाता है, अंतर्झिल्ली अवकाश में चला जाता है। अब पहले और दूसरे संकुल से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यूबी क्विनॉन पूल को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, ये अपचित होकर के यूबी क्विनॉल में परिवर्तित हो जाएगा। फिर इसके बाद में इसमें से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जब ये ऑक्सीकृत होगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्यागेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है तीसरे संकुल में साइटोक्रोम B और उसके बाद में साइटोक्रोम C1 में स्थानांतरित हो जाएंगे। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्थानांतरित कर दिए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली की बाहरी सतह पर उपस्थित चालक प्रोटीन या गतिशील प्रोटीन में, जिसको साइटोक्रोम C कहा जाता है। ये गतिशील प्रोटीन, इनका काम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को तृतीय संकुल से चतुर्थ संकुल में स्थानांतरित करना, और चतुर्थ संकुल में साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं। इसके पश्चात चतुर्थ संकुल से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही, जिसको ऑक्सीजन कहा जाता है, उसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है ना। और ये जो प्रोटॉन बने हैं जो अंतर्झिल्ली अवकाश में उपस्थित हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली को भेद करके मैट्रिक्स में नहीं आ पाते हैं, तब यहाँ पर उपस्थित F0 और F1 जो कि पांचवें संकुल का ही अवयव है, यहाँ से आप देखोगे कि ये सारे के सारे प्रोटॉन जो है प्रोटॉन प्रवणता बल या चालक बल की सहायता से ये गति करते हुए F0 जो मार्ग की तरह कार्य करता है उसमें प्रवेश कर जाएंगे। F0 से किस में आ जाएंगे, F1 में। F1 में ATPase या ATP सिंथेटेज एंजाइम होता है, वो सक्रिय होता है, जिससे ADP से बन जाता है ATP, और ADP से ATP का निर्माण हो रहा है वो मैट्रिक्स भाग में ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, और इसी को क्या कहा जाता है, ऑक्सीकीय फास्फोरिलीकरण। और ये संपूर्ण प्रक्रिया जो है ये प्रदर्शित करती है किसको, ETS को, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र को। नोट कीजिएगा।